वह सचमुच प्रशंसनीय है। हवे आ विशिष्ट अवसर ने पोताना विचारों अने संबोधनथी प्रेरणामय बनाववा माटे हूँ सन्मानपूर्वक आमंत्रित करूँ छूं गुजरातनी विकास यात्राना सुकानी माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब ने। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम अंतर्गत भावनगर खाते विविध विकास कामोना लोकार्पण और खातमुहूर्त प्रसंगे अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित नवा भारतना स्वप्नद्रष्टा जेमणे पहला गुजरात ने नवी दिशा आपी अने हवे जेओ भारत ने समृद्धि और संपन्नतानी नवी स्थिति तरफ लई जई रह्या छे एवा विश्व नेता और यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी साहेब, केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल जी, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री शांतनु जी ठाकुर जी, श्रीमती नीमूबेन बाबणिया, मारा साथी मंत्री श्री कनुभाई देसाई, ऋषिकेश भाई पटेल, राघवजी भाई पटेल, कुंवरजी भाई बावड़िया, श्रीमती भानुबेन बाबरिया, श्री परसोत्तम भाई सोलंकी, मारा सौ साथी उपस्थित सर्वे पदाधिकारी, आमंत्रित सर्वे महानुभावों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। आज एक ज दिवस में एक साथे 33,600 करोड़ रुपया थी वधुना प्रजा कल्याण विकास कामों आपने आपवा आदरणीय मोदी साहेब पधार्या छे। तेमनु प्रजा वत्सल्य राजवी महाराजा कृष्णकुमार सिंहजीना आ भावेण नगर में स्वागत करूँ छूं। गुजरात देश में सौथी लांबो 1600 किलोमीटर समुद्र किनारो धरावतु राज्य है। द्विभाषी मुंबई राज्य थी 1960 में गुजरात अलग राज्य बन्यु त्यारे सौना मन में एक मोटी शंका थी कि गुजरात पासे कोई संसाधनों के रिसोर्स तो है नहीं, मात्र रण दरियो और डूंगरनी ज कुदरती संपत्ति धरावतु आ राज्य शू विकास करूँ एने सौने लागतुं हतुं। लोकोनी आ शंकाओ दायकाओ सुधी मोटा भागे साची पण पड़ी। जो विकास माटे आगवी सूझ धरावतुं नेतृत्व मळे तो कोई राज्य देशना विकासनुं रोल मॉडल बनी सके। Rise and shine, Milo. विजन एवं स्पष्ट हतुं के गुजरात स्ट्रेटेजिकली लोकेशननो महत्व लाभ लईने बंदरोनी नजीकमां ज विविध उद्योगों स्थापवा, नवा उद्योगोने उत्पादन अने मार्केट संबंधित आयात निकासनी विविध जरूरियातो माटे कैप्टिव सुविधाओं आपवी तेमज महत्तम खानगी रोकाणनी मददथी राज्यना औद्योगिक अने बंदरीय माळखानो विकास करवो। आ बधा सफल प्रयासोथी राज्यनी बंदरीय तकोनी सदुपयोग थयो अने पोर्टलेट डेवलपमेंटनी दिशा खुली। आ पोर्टलेट डेवलपमेंटना पायामां मोदी साहेबे आपेली अभिनव पोर्ट पॉलिसी, कैप्टिव पॉलिसी, शिप बिल्डिंग पॉलिसी जेवी महत्वनी पॉलिसीज रहेली छे। आना परिणामे आज गुजरात देशना लगभग 39% कार्गोनुं हेन्डलिंग करे छे। देश में सौथी लांबा दरिया किनारा धरावता अपना गुजरात में दरियाई सुरक्षा सुदृढ़ करवानी साथे शिप बिल्डिंग, शिप रिसाइकलिंग वडाप्रधानश्रीनो विचार पण तेमना दिशा दर्शन में साकार थयो छे। गुजरात में बंदर आधारित उद्योग और उद्योग आधारित बंदर बे कॉन्सेप्टनो संगम वडाप्रधानश्रीनी दिग्दर्शिती थयो छे। सौ प्रथम LNG टर्मिनल तथा कंटेनर टर्मिनल कार्यरत थया छे। PM गतिशक्ति थी बंदरों ने पूरक रोड रेल लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी मળી છે। श्री मोदी साहेबे मत्स्यपालकोना हित में पण अनेक पगला भर्या छे। वडाप्रधान श्री हमेशा पर्यावरणना रक्षण साथे संतुलित विकासनी नेम साथे चाले छे।
તેમણે પરંપરાગત સ્ત્રોતથી ઉર્જા સોલાર વિન્ડ હાઇબ્રિડ એનર્જીના ઉપયોગને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. ચારણકા સોલાર પાર્કથી તેમના દિશાદર્શનમાં થયેલી સૌર્ય ઉર્જા ક્રાંતિ આજે કચ્છમાં 30 ગીગાવોટના સૌથી મોટા હાઇબ્રિડ રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક સુધી વિસ્તરી છે. દેશની કુલ રિન્યુએબલ એનર્જીના 60%થી વધુ એટલે કે 39.27 ગીગાવોટ એનર્જી એકલું ગુજરાત આપે છે. પવન ઉર્જા અને રૂફટોપ સોલરમાં દેશમાં ગુજરાત પહેલા નંબરે છે. ખેડૂતોને ઉર્જા સુરક્ષા સાથે ગ્રીન એનર્જી પીએમ કુસુમ યોજના 2 લાખ કૃષિ વીજ ગ્રાહકોને આવરી લેવાયા છે. પીએમ સૂર્ય ઘર મફત બિજલી યોજના તો લાખો પરિવાર માટે આર્થિક બચતનું માધ્યમ બની છે. વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શનમાં રણોત્સવને કારણે વિશ્વભરમાં ખ્યાતિ મેળવેલા ધોરડો ગામમાં આજે તેમના જ હસ્તે 100% રહેણાંક હેતુના વીજ જોડાણનું સોલરાઇઝેશન થવાનું છે. સફેદ રણની વિશ્વ ખ્યાતિ સાથે હવે ધોરડો 100% પીએમ સૂર્યઘર ધરાવતા ગામનું પણ ગૌરવ મેળવશે. વડાપ્રધાનશ્રીએ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટની સાથે નવા અને વિકસિત ભારત 2047નો સંકલ્પ કર્યો છે. આજે ગુજરાત અને દેશ અન્ય રાજ્યોને મળેલા વીજળી, પાણી, રોડ, રસ્તા સહિતના માળખાકીય વિકાસ કામોથી લોકોનું ઇઝ ઓફ લિવિંગ વધશે અને આ વિકાસ કામો નવા ભારતના નિર્માણમાં દિશાસૂચક બનશે. તેમણે આત્મનિર્ભર ભારત માટે પણ દેશવાસીઓને આહ્વાન કર્યું છે. આત્મનિર્ભર ભારત માટે સ્વદેશી દેશમાં બનેલી ચીજ વસ્તુઓના ઉપયોગથી આપણે સૌ વોકલ ફોર લોકલને વેગ આપીને તે સમયની માંગ છે. 2 દિવસ પછી મા જગદંબાની આરાધનનું પર્વ નવરાત્રિ અને તે પછી દિવાળીના તહેવારો આવશે. આપણે સૌ આ દિવાળી સ્વદેશી દિવાળીનો સંકલ્પ કરીને દેશમાં જ બનેલી વસ્તુઓ, ઉત્પાદનો, સાધન સામગ્રી ખરીદીને સ્વદેશીને પ્રોત્સાહન આપીશું તેવો મને વિશ્વાસ છે. ફરી એકવાર ગુજરાત સરકારના વિવિધ વિભાગોના 2524 કરોડ અને કેન્દ્ર સરકારના વિભાગોના મળીને 33,000 કરોડથી વધુ વિકાસ કામોના ભેટ દ્વારા સમુદ્ર સે સમૃદ્ધિના નવા અધ્યાયની શરૂઆત કરવા બદલ આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી. ખૂબ તાળીઓ સાથે આભાર વ્યક્ત કરીએ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીના માર્ગદર્શક શબ્દો માટે અને ગુજરાતની પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિ આપવા બદલ પણ આપણે તેમનો આભાર व्यक्त કરીએ. जहां भावनगर की धरती पर सागर की लहरें हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता और समृद्धि की गवाही देती आई है, वहीं से आज एक नई यात्रा का आरंभ हो रहा है. यह शहर जिसने जहाज रानी और व्यापार के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, आज फिर से भारत के समुद्री भविष्य का ध्वजवाहक बनने जा रहा है. 7,000 करोड़ से अधिक की केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाएं और क्रांतिकारी समुद्री व शिप बिल्डिंग समझौते, साथ ही भारत एवं गुजरात की विकास यात्रा से जुड़े 26,000 करोड़ से अधिक की विकास लक्ष्य योजनाएं, ये केवल आंकड़े नहीं बल्कि समुद्र से समृद्धि की उस परंपरा का आधुनिक रूप है जिसने भावनगर को हमेशा भारत के मानचित्र पर विशेष पहचान दी है. आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को ये विकास की भेंट देंगे, तब केवल योजनाओं का लोकार्पण नहीं होगा बल्कि भावनगर की मिट्टी और सागर की लहरों से एक नई गूंज उठेगी. विकास, विश्वास और भारत के उज्जवल भविष्य की गूंज. अब मैं हृदय से निवेदन करती हूं भारत के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि कृपया रिमोट बटन दबाकर इन ऐतिहासिक परियोजनाओं का ई लोकार्पण एवं समर्पण करें.
सदियों से भारत की सभ्यता समुद्र के किनारे फली फूली है। चोल साम्राज्य से मराठा नौसेना तक हमारे पूर्वजों ने समुद्री मार्गों पर राज किया, लेकिन समय के साथ हम अपनी समुद्री विरासत से दूर होते गए। स्वतंत्रता के बाद भी हमारा समुद्री क्षेत्र ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों में जकड़ा रहा। 2014 तक भारत के पास समुद्र और समुद्री परिवहन को लेकर कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। हमारे बंदरगाहों की क्षमता कम थी, माल ढुलाई में देरी के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो रहा था और भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में कहीं दिखाई नहीं देता था। फिर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास भारत के खोए हुए समुद्री गौरव को लौटाने का स्पष्ट और ठोस दृष्टिकोण था। उन्होंने न केवल पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया, बल्कि इस क्षेत्र में बड़े सुधार भी किए। पिछले 11 सालों में हुए बदलाव अभूतपूर्व रहे हैं। साथियों, पोर्ट इकोनॉमी की पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बढ़ावा मिले। पिछले 10 वर्षों में यही भारत सरकार की पोर्ट और वाटर बेस्ड पॉलिसी का ब्लूप्रिंट रहा है। पहले हमारी कुल बंदरगाह क्षमता केवल 1561 मिलियन टन थी, लेकिन अब ये बढ़कर 2762 मिलियन टन पहुंच गई है। आज भारत के 9 बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 100 बंदरगाहों में शामिल हैं। हमारे बंदरगाहों का कंटेनर टर्न अराउंड टाइम 2013-14 में 48 घंटे था, जो 2023-24 में घटकर केवल 24 घंटे हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में भारत 2019 में 44वें स्थान पर था, जो अब 2023 में 22वें स्थान तक पहुंच गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने उन औपनिवेशिक जंजीरों को तोड़ा है जो हमारे समुद्री विकास को रोक रही थी। हाल ही में संसद के मानसून सत्र में 5 महत्वपूर्ण समुद्री बिल पास किए गए, जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ढालेंगे और देश को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आज समुद्री अमृत काल विजन 2047 के साथ भारत एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक हमारा लक्ष्य है भारत दुनिया के शीर्ष 5 जहाज निर्माण देशों में शामिल हो, अपनी बंदरगाह क्षमता 4 गुना बढ़ाए और एक मजबूत समुद्री शक्ति बने। इस दिशा में आज 8000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें शामिल है कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर नया कंटेनर टर्मिनल, जो पूर्वी भारत के व्यापार को बढ़ाएगा। पारादीप बंदरगाह पर आधुनिक कंटेनर बर्थ, जो खनिज निर्यात बढ़ाएगा। अंडमान निकोबार और चेन्नई में तटीय सुरक्षा के लिए मजबूत समुद्री दीवारें और कांडला के दीनदयाल बंदरगाह पर बहुउद्देश्यीय कार्गो बर्थ, जो भारत के शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी और शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम जैसी घोषणा यूनियन बजट 2025-26 में की गई थी। इन 70,000 करोड़ की घोषणाओं के साथ भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि वो दुनिया का एक प्रमुख समुद्री देश बन सके। इन पहलों से भारत को बड़े लाभ होंगे। व्यापार तेज होगा, कार्गो हैंडलिंग में तेजी आएगी और आयात निर्यात की लागत कम होगी, जिससे भारतीय उत्पादों की दुनिया में प्रतिस्पर्धा होगी। ये कदम केवल अवसंरचना का विकास नहीं है, बल्कि एक नई नील अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। भारत ने हमेशा समुद्र को देवता मानकर उसका सम्मान किया है और उससे शिक्षा ली है। आज विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ हम अपनी समुद्री परंपराओं को पुनः जागृत कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में भारत न केवल विकसित देश बने, बल्कि समुद्री शक्ति के रूप में पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सके। 2014 से भारत विकास और नवाचार का एक स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है।
ये उपलब्धि 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत, सपनों और તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આભાર વ્યક્ત કરીએ માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીનો કે આ મહત્વપૂર્ણ પરિયોજનાની ભેટ આપણને આજે સૌ માટે આપી છે। भावनगर की इस धरती की अपनी पहचान समुद्र से है और समुद्र का स्वभाव ही है हर किनारे को समृद्ध करना। आज समुद्र से समृद्धि की यह अद्भुत यात्रा एक ऐसे दूरदर्शी नेतृत्व के हाथों में है जिन्होंने समंदर को बंदरगाहों तक और बंदरगाहों को वैश्विक अवसरों तक पहुंचाने का साहसिक सपना साकार किया है। यह वही नेतृत्व है जिन्होंने सागरमाला से लेकर गगनचुंबी योजनाओं तक, स्वदेशी सामर्थ्य से लेकर वैश्विक सम्मान तक भारत की समुद्री शक्ति को एक नई पहचान दी है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आइए हम सब मिलकर दिल की गहराइयों से स्वागत करें भारत के गौरव, भारत के आत्मविश्वास, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और निवेदन करें कि वे हमें अपने प्रेरणादायी विचारों से मार्गदर्शन दें। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी सर्बानंद सोनोवाल जी, CR पाटिल, मनसुख भाई मांडविया, शांतनु ठाकुर, नीमूबेन बामड़िया, इस कार्यक्रम में देश के 40 से ज़्यादा स्थानों से जुड़े, सभी मेजर पोर्ट से जुड़े अलग अलग राज्यों के मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का अभिनंदन। अपना भावेड़ा भावनगरे तो आज वट पाड़ी दीधो। हाँ, हवे करंट आयो। अहींया हूँ जोऊं छुं के पेंडोलनी बहार मानव समुद्र देखाय छे बधो।
इतनी बड़ी संख्या में आप सब आशीर्वाद देने आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, ये कार्यक्रम तो भावनगर में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान का है। आज भावनगर निमित्त है और पूरे भारत में समुद्र से समृद्धि की ओर जाने की हमारी दिशा क्या है, उसके लिए आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का केंद्र भावनगर चुना गया है। गुजरात के लोगों को, भावनगर के लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, अभी 17 सितंबर को आप सबने अपने नरेंद्र भाई को जो शुभकामनाएं भेजी हैं, देश और दुनिया से जो शुभकामनाएं मुझे मिली हैं, व्यक्तिगत तौर पर सबका धन्यवाद करना संभव नहीं है, लेकिन भारत के कोने कोने से और विश्व भर से ये जो प्यार मिला है, ये जो आशीर्वाद मिले हैं, ये मेरी बहुत बड़ी संपत्ति है, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। और इसलिए सार्वजनिक रूप से मैं आज देश और दुनिया के सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ एक बेटी कोई चित्र बना करके ले आई है, वहाँ एक बेटा लेकर के आया है। जरा इसको कलेक्ट कर लीजिए भाई। इन बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। जो लोग लाए हैं, मैं आपके प्यार के लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद बेटा, थैंक यू सर। साथियों, विश्वकर्मा जयंती से लेकर गांधी जयंती तक, यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में लाखों लोग सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। मुझे बताया गया है कि गुजरात में भी अभी तो 15 दिन का सेवा पखवाड़ा है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में सेवा पखवाड़े के दौरान बहुत से कार्य हुए। सैकड़ों जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप लगे और इनमें 1 लाख लोग अब तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं। ये सिर्फ मुझे जो गुजरात की जानकारी मिली वो बता रहा हूं मैं। अनेक शहरों में सफाई अभियान चलाए गए। लाखों लोग इन सफाई अभियानों में भी साथ आए। राज्य में 30,000 से ज्यादा जगहों पर, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, हेल्थ कैंप लगाए हैं, जहां लोगों को जांच और उपचार की मदद की जा रही है। खास करके महिलाओं के स्वास्थ्य को केंद्र में रखा गया है। देश भर में सेवा कार्यों से जुड़े हर किसी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज इस आयोजन में
मैं सबसे पहले कृष्ण कुमार सिंह जी का पुण्य स्मरण करता हूं। सरदार साहब के मिशन से जुड़ते हुए उन्होंने भारत की एकता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आज ऐसे ही महान देशभक्तों की प्रेरणा से हम भारत की एकता को मजबूत कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज मैं ऐसे समय में भावनगर आया हूं जब नवरात्र का पावन पर्व शुरू होने वाला है। इस बार जीएसटी में कमी की वजह से बाजारों में रौनक भी और ज्यादा रहने वाली है। और ये उत्सव के इसी माहौल में आज हम समुद्र से समृद्धि का महा उत्सव मना रहे हैं। ભાવનગરના ભાઈઓ મને માફ કરજો, મારે હિન્દીમાં એટલા માટે બોલવું પડે છે કે દેશભરના લોકો આમાં જોડાયેલા છે। દેશભરના લાખો લોકો જ્યારે કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે તો આપની ક્ષમા માંગીને મારે હિન્દીમાં જ વાત કરવી રહી। 21वीं सदी का भारत आज समुद्र को बहुत बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। थोड़ी देर पहले यहां पोर्ट लेड डेवलपमेंट को गति देने के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। देश में क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आज मुंबई में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया है। भावनगर के, गुजरात के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स भी शुरू हुए हैं। मैं सभी देशवासियों को और गुजरात के लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को निर्भरता वाले दुश्मन को हराना ही होगा। हमें ये बात हमेशा दोहरानी है, जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता उतनी ज्यादा देश की विफलता। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो हमारा आत्मसम्मान भी चोटिल होगा। 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य को हम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। देश के विकास के संकल्प को
हम दूसरों की निर्भरता पर नहीं छोड़ सकते। हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। और इसलिए भाइयों बहनों, આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહે કે ભાઈ 100 દુઃખોની એક દવા, 100 दुखों की एक ही दवाई है और वो है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर के लिए हमें चुनौतियों से टकराना होगा। हमें दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता लगातार कम करते जाना होगा और अब भारत को आत्मनिर्भर बनकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा होना ही होगा। भाइयों और बहनों, भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसके हम हकदार थे। इसके 2 बड़े कारण रहे। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा, दुनिया के बाजार से अलग थलग रखा और फिर जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो सिर्फ इंपोर्ट का ही रास्ता पकड़ लिया गया और उसमें भी हजारों लाखों करोड़ों के घोटाले कर दिए गए। कांग्रेस सरकारों की नीतियों ने देश के नौजवानों का बहुत नुकसान किया। इन नीतियों ने भारत की असली ताकत को सामने आने से रोक दिया। साथियों, देश का कितना नुकसान हुआ है इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा शिपिंग सेक्टर है। आप भी जानते हैं कि भारत सदियों से दुनिया की एक बड़ी समुद्री ताकत था। हम दुनिया में शिप बिल्डिंग के सबसे बड़े सेंटर हुआ करते थे। भारत के तटीय राज्यों में बने जहाज देश और दुनिया के व्यापार कारोबार को गति देते थे। यहां तक कि आज से 50 साल पहले तक भी हम भारत में बने जहाजों का उपयोग करते थे। उस दौर में भारत का 40% से अधिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट देश में ही बने जहाजों से होता था। लेकिन फिर देश का शिपिंग सेक्टर भी कांग्रेस की कुनीतियों का शिकार हो गया। कांग्रेस ने भारत में जहाज निर्माण पर जोर देने के बजाय विदेशी जहाजों को किराया
भाड़ा देना बेहतर समझा। इससे भारत में शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम ठप हो गया। विदेशी जहाजों पर निर्भरता ये हमारी मजबूरी बन गया। परिणाम यह हुआ कि 50 साल पहले जहां 40% व्यापार भारतीय जहाजों पर होता था, वो हिस्सा घटकर सिर्फ 5% रह गया। यानी अपने 95% ट्रेड के लिए हम विदेशी जहाजों पर निर्भर हो गए। विदेशी जहाजों पर इस निर्भरता का हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। साथियों, में आज देश के सामने कुछ आंकड़े आप सबके सामने रखना चाहता हूं। देशवासी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज भारत हर साल करीब $75 बिलियन यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को शिपिंग सर्विसेज के लिए देता है, किराया देता है। ये आज भारत का जितना डिफेंस बजट है, करीब करीब उतना पैसा किराए में दिया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, 7 दशकों में कितना पैसा हमने सिर्फ भाड़े के रूप में दूसरे देशों को दिया है। It's the last day of the month. You could be scrambling to hit quota or not. Sell smarter and relax harder with Apollo.io, the only all-in-one sales platform with everything you need to find leads, get in touch, manage meetings, and close deals. All in one place. So you can put your sales on autopilot and get back to whatever this is. Sign up for free at Apollo.io, the only sales tool you'll ever need. अरे जहाज इस्तेमाल कर रही होती, हमें लाखों करोड़ रुपए तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए। चीप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। इसी सोच के साथ आज भारत का मैरीटाइम सेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स करने जा रहा है। आज से देश के हर मेजर पोर्ट को भांति भांति के डॉक्यूमेंट से, अलग अलग प्रोसेसेस से मुक्ति मिलेगी। वन नेशन वन डॉक्यूमेंट और वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस अब व्यापार कारोबार को
और सरल करने वाली है। हाल में ही जैसे हमारे मंत्री जी सर्बानंद सोनोवाल जी ने बताया, मॉनसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट में हमने ऐसे अनेक पुराने कानूनों को बदला है जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे। हमने मैरीटाइम सेक्टर में अनेक रिफॉर्म करने का सिलसिला शुरू किया है। हमारी सरकार ने 5 मैरीटाइम कानूनों को नए अवतार में देश के सामने रखा है। इन कानूनों से और इन कानूनों के आने से शिपिंग सेक्टर में पोर्ट गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साथियों, भारत सदियों से बड़े बड़े जहाज बनाने में एक्सपर्ट रहा है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स देश के इस भूले हुए गौरव को फिर वापस लाने में मदद करेंगे। बीते दशक में हमने 40 से अधिक शिप्स और पनडुब्बियां नेवी में इंडक्ट की है। इनमें से 1-2 तो छोड़ दें तो ये सब हमने भारत में ही बनाई है। आपने आईएनएस विक्रांत के विषय में सुना होगा। इतना विशाल आईएनएस विक्रांत भी भारत में ही बना है। इसे बनाने के लिए जो हाई क्वालिटी स्टील लगी वो भी भारत में बनी थी। यानी हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास कौशल की कोई कमी नहीं है। ये शिप बनाने के लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है उसका भरोसा मैं आज देशवासियों को दे रहा हूं। साथियों, देश के मैरीटाइम सेक्टर को मजबूती देने के लिए कल भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमने देश की पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है। अब सरकार ने बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता दी है। जब किसी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता मिलती है तो उसे बहुत फायदा होता है। अब बड़े शिप बनाने वाली कंपनियों को बैंकों से लोन मिलने में आसानी होगी, उन्हें ब्याज दर में भी छूट मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के जितने भी और लाभ होते हैं वो सारे के सारे इन जहाज बनाने वाली कंपनियों को भी मिलेंगे। सरकार के इस निर्णय से भारतीय शिपिंग कंपनियों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा, उन्हें ग्लोबल कंपटीशन में आगे आने में मदद मिलेगी। साथियों, भारत को दुनिया की एक बड़ी समुद्री शक्ति बनाने के लिए 3 और बड़ी स्कीम्स पर भारत सरकार काम कर रही है। इन 3 योजनाओं से शिप बिल्डिंग सेक्टर को आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी। हमारे शिपयार्ड्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद होगी और डिजाइन और क्वालिटी सुधारने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। इन पर आने वाले वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। साथियों, मुझे याद है साल 2007 में जब मैं यहां मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा कर रहा था, तब शिप बिल्डिंग के अवसरों को लेकर एक बहुत बड़ा सेमिनार गुजरात ने आयोजित किया था। उसी दौरान ही गुजरात में हमने शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट दिया था। अब हम देश भर में शिप बिल्डिंग के लिए व्यापक कदम उठा रहे हैं। यहां मौजूद
एक्सपर्ट जानते हैं कि शिप बिल्डिंग कोई साधारण इंडस्ट्री नहीं है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज की जननी कहा जाता है, उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जहाज ही नहीं बनता, उसके साथ जो उद्योग जुड़े होते हैं उनका विस्तार होता है। स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, पेंट, आईटी सिस्टम, ऐसे अनेक उद्योगों को शिपिंग इंडस्ट्री से सपोर्ट मिलता है। इससे छोटे और लघु उद्योगों को, एमएसएमईज को फायदा होता है। रिसर्च बताती है कि शिप बिल्डिंग में होने वाले हर 1 रुपये के निवेश से इकोनॉमी लगभग 2 गुना निवेश बढ़ता है और शिपयार्ड में पैदा होने वाली हर एक जॉब, हर एक रोजगार सप्लाई चेन में 6 से 7 नई नौकरियां बनाती है। मतलब अगर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में 100 नौकरियां बनती हैं तो इससे जुड़े दूसरे सेक्टर्स में 600 से अधिक जॉब्स क्रिएट होती है। इतना बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट शिप बिल्डिंग का होता है। साथियों, हम शिप बिल्डिंग के जरूरी स्किल सेट पर भी फोकस कर रहे हैं। इसमें हमारे आईटीआई काम आएगी, मैरीटाइम यूनिवर्सिटीज का रोल बढ़ेगा। बीते वर्षों में हमने कोस्टल एरिया में नेवी और एनसीसी के तालमेल से नई व्यवस्थाएं बनाई हैं। इन एनसीसी कैडेट्स को नेवी के साथ साथ कॉमर्शियल सेक्टर की भूमिकाओं के लिए भी तैयार किया जाएगा। साथियों, आज का भारत एक अलग मिजाज से आगे बढ़ रहा है। हम जो लक्ष्य तय करते हैं उसे अब समय से पहले पूरा करके भी दिखाते हैं। सोलर सेक्टर में भारत अब अपने लक्ष्यों को 4-4, 5-5 साल पहले हासिल कर रहा है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट को लेकर भी 11 साल पहले जो लक्ष्य हमने तय किए थे, भारत उनमें जबरदस्त सफलताएं हासिल कर रहा है। हम देश में बड़े बड़े जहाजों के लिए बड़े पोर्ट बना रहे हैं। सागर माला जैसी स्कीम से पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। साथियों, बीते 11 साल में भारत ने अपनी पोर्ट कैपेसिटी 2 गुनी कर ली है। 2014 से पहले भारत में शिप टर्न अराउंड टाइम औसतन 2 दिन होता था। अब आज भारत में शिप टर्न अराउंड टाइम 1 दिन से भी कम हो गया है। हम देश में नए और बड़े पोर्ट्स का निर्माण भी कर रहे हैं। हाल में ही केरला में देश का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट शुरू किया है। 75,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से महाराष्ट्र में वाढवण पोर्ट बन रहा है। ये दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक होगा। साथियों, आज समुद्री रास्ते से होने वाले ट्रेड में भारत का हिस्सा सिर्फ 10% है। हमें इसे और बढ़ाना है। हम 2047 तक दुनिया के समुद्री
के पार पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में आ गया है जो सबसे ज्यादा सी फेरर दुनिया को उपलब्ध कराता है और इससे भारत के नौजवानों को रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। यानी भारत की बढ़ती शिप इंडस्ट्री दुनिया की ताकत भी बढ़ा रही है। साथियों, भारत की एक समृद्ध समुद्री विरासत है। हमारे मछुआरे, हमारे प्राचीन पोर्ट सिटी इस धरोहर के प्रतीक है। हमारा ये भावनगर, ये सौराष्ट्र इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस विरासत को हमें भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाना है, दुनिया को हमारा सामर्थ्य दिखाना है और इसलिए लोथल में हम एक शानदार मैरीटाइम म्यूजियम बना रहे हैं और ये भी दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बनेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह भी ये भारत की नई पहचान बनेगा। थोड़ी देर बाद मैं आज वहां भी जा रहा हूं। साथियों, भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बनेंगे और मैं बड़े गर्व के साथ और मैं दूर तक का देख सकता हूं कि भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बनने वाले हैं। मुझे खुशी है कि गुजरात की एक कोस्टलाइन भी एक बार फिर यहां के लिए वरदान बन रही है। आज ये पूरा क्षेत्र देश को पोर्ट लेड डेवलपमेंट का नया रास्ता दिखा रहा है। आज देश में समंदर के रास्ते जितना कार्गो आता है उसका 40% गुजरात के पोर्ट्स हैंडल करते हैं। अब इन पोर्ट्स को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी फायदा मिलने वाला है। इससे देश के दूसरे हिस्सों तक तेजी से सामान पहुंचाना आसान होगा। इससे पोर्ट्स की एफिशिएंसी भी और अधिक बढ़ेगी। साथियों, यहां शिप ब्रेकिंग का भी एक बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है। अलंका शिप ब्रेकिंग यार्ड इसका शानदार उदाहरण है। इससे भी यहां बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। साथियों, विकसित भारत के लिए हमें हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में तेजी से काम करना है और हम सब जानते हैं कि विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर जाता है। इसलिए हमें याद रखना है, हम जो भी खरीदें वो स्वदेशी हो, हम जो भी बेचें वो स्वदेशी हो। मैं सभी दुकानदार साथियों से कहूंगा, आप अपनी दुकानों पर एक पोस्टर लगाएं जिसमें लिखा हो, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। हमारा ये प्रयास हमारे हर उत्सव को तो भारत की समृद्धि का महोत्सव बना देगा। इसी भावना के साथ